Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. रेत से बना एक शहर, शहर जो जिंदा है अपने किस्सों में, कहानियों में। शहर कि जिसका संघर्ष ही उसकी हंसी है, खुशी है। महाराजा राव बीका और उनके वंशजों का शहर, एक जहाज और उसके कप्तान का शहर। शहर रंगों का, उत्सवों का, महफिलों का, शहर बंजर जमीन से लड़के जीत जाने के जज्बे का, शहर बीकानेर का। पंद्रह 1595 सुद बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो, बीके बीकानेर। बीकानेर के बारे में जो सबसे अटपटी और अनोखी बात है वो ये है कि किसके दिमाग में ये सूझी होगी इस बंजर ऊसर ज़मीन पे अपनी रियासत बसाने की। और कहानी बड़ी दिलचस्प यूँ है कि एक बार राव बीका के मन में बात चुभ गई जो उनके पिता राव जोधा ने उनसे भरे दरबार में कही थी। तो उन्हें लगा कि मैं अपने बाहुबल से ही कुछ करके दिखाऊंगा, और वो अपने पिता का घर छोड़कर तज बाप को राज बटोऊ की नाई आ गए बीकानेर की तरफ। लेकिन बीकानेर को बसाने का उनका सपना पूरा हुआ जब करणी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका राज्य बसेगा और उनका नाम राव जोधा से भी ज्यादा यश पाएगा। करणी माता को समर्पित ऐसी ही एक परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बीकानेर के आखिरी महाराजा राजा नरेंद्र सिंह की बेटियां महिमा कुमारी और सिद्धि कुमारी। कहानी कुछ यूं है कि जब राव बीका ने सबसे पहले भूखे प्यासे बीकानेर की जमीन पर कदम रखा तो करणी माता ने उन्हें खाने के लिए दिया बाजरे का खींचड़ा, और उस खींचड़े के साथ था एक रायता जो बनता है फोक के फूलों के बीज से। लेकिन एक चीज जो करणी माता को खुद सबसे ज्यादा पसंद थी और जो राव बीका के उस पहले निवाले का हिस्सा बनी, वो थी लापसी। एक समय था जब लापसी केवल राज परिवार में ही बनती थी, क्योंकि गुड़ और चीनी आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थे। लेकिन फिर समय बदला और बीकानेर के आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए गुड़ और शक्कर, और बस फिर धीरे से उनके खाने का हिस्सा बन गई लापसी। राव बीका जी करणी माता का आशीर्वाद देने के लिए देशनों गए। करणी माता ने उनको एक भोजन की थाली दी जिसके अंदर बाजरे का कीचड़ा, इमलाने का पानी, बड़ी का साग और फोक का रायता दिया। बहुत साधारण सी लगने वाली ऐसी ही चीजों से बना एक पूरा भोज होता है अक्षय तृतीया के दिन, जो कि बीकानेर का स्थापना दिवस भी है, और इसके केंद्र में होती हैं करणी माता। हर अक्षय तृतीया के दिन ये सिंपल खाना हमारे घरों में बनता है। यही खाना हमारा स्थापना दिवस का भोजन होता है, और ये राजसी परिवार में भी और आम लोगों के घरों में भी ये सिंपल खाना बनता है। करणी माता की तरह ही राजमहल से थोड़ी दूर मरुस्थल की सूखी हवा में गूंजती हैं कहानियां बहुत से देवताओं की,
जिनमें से एक कहानी है पाबूजी की। पाबूजी एक राजकुमार जो रखवाले थे यहाँ के लोगों के, और जिनको पूछते हैं रेगिस्तान के बंजारे। उन्हें पाबूजी की कहानी सुनाते हैं रेगिस्तान के कहानीकार, कथावाचक भोपा जी, और समेटे चलते हैं इन बंजारों का पूरा इतिहास अपने साथ, ना जाने कब से। रेगिस्तान के उसी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है रायका और उनके ऊंट, जिनकी कहानी भी कम रोचक नहीं है। ऊंट की सृष्टि की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। जनश्रुति ये कहती है कि एक बार पार्वती जी ने शिव से प्रार्थना की कि 5 टांग वाला एक जानवर बना दें। अब भोले शंकर ने मनमौजी हैं, उन्होंने जानवर की सृष्टि तो कर दी। 5 जानवर की जब पैरों की सृष्टि हो गई तो उसको चलने में बड़ा अटपटा लगने लगा। वो चल नहीं पा रहा था, 4 पैर तो एक तरफ जाते थे, 5वां अकेला छूट जाता था। तो शिव जी ने फिर पार्वती के अनुरोध पर उसे छोटा कर दिया और वो पीठ में कुबड़ के रूप में उभर आया। फिर शंकर जी ने इस 5 पैरों वाले प्राणी की रक्षा और देखभाल के लिए रचना की एक खास इंसान की, जो था इस रेतीली जमीन का पहला रायका। और फिर यही रायका समुदाय और उनके ऊंट महाराज गंगा सिंह जी की फौज का हिस्सा बने और उसका गौरव बढ़ाया। कि जितने भी गांव में ऊंट पालक हैं, उन सबके ऊंट ये रायका ही देख रेख करता है, और बीमार हो जाते हैं तो इनके लिए दवाई दारू भी ये रायका ही करता है। रेगिस्तान के इस जहाज की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इनके रखवाले रायका लोगों के जीवन में, अगर ये समझना है तो शुरुआत उनकी सुबह से करनी होगी, क्योंकि उसी समय मिलता है उन्हें ऊंटनी का दूध। स्वाद में नमकीन ये दूध काफी पौष्टिक भी होता है, और ऐसा माना जाता है कि इसे पीने से टाइप 1 डायबिटीज का खतरा काफी कम हो जाता है। अपने अलग स्वाद के लिए जाने जाने वाले इस दूध की गर्मा गर्म कड़क चाय भी यहाँ के रायका लोगों की दोपहरियों का बेशकीमती पहलू है। धीरे धीरे ऊंटनी का ये दूध इतना लोकप्रिय हो गया कि इससे बनने लगी है रेगिस्तान के भीषण गर्मी में राहत देने वाली कुल्फी। बीकानेर स्टेट जो है वो थार डेजर्ट की डेजर्ट किंगडम है, और सारा प्रदेश ये मरुस्थलीय प्रदेश है, और मरुस्थलीय प्रदेश में ही ये राज्य बसा है। तो जहाँ जिंदा रहने के लिए बड़ी शिद्दत से लड़ाई लड़नी पड़ती है, वहाँ क्विजीन के डेवलप होने की यात्रा कितनी कठिन होगी इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। लिहाजा कुदरत ने यहाँ जो कुछ दिया वो अपने आप में विलक्षण था, अनपैरेलली बेस्ट था। एक बहुत बड़ी चीज़ बीकानेर के बारे में ये भी है कि जो बीकानेर का राजवंश है उसने शुरू से अपना एक आत्मीय नाता अपनी प्रजा के साथ रखा है। यदि प्रजा भाव में रहती थी तो ऐसा नहीं था कि बीकानेर का राजवंश अपने खाने के लिए भोग विलास की सामग्री का आयात बाहर से कर लेता। उन्होंने उस अभाव में साझा किया अपनी प्रजा से, और एक जो आत्मीय परिवार का जैसा नाता उनके साथ जुड़ा, उन्होंने उस खाने को अगर विकसित भी किया तो उन्हीं चीज़ों से किया, उन्हीं पदार्थों से किया जो आम आदमी के खाने का हिस्सा थी।
काकड़ी, मतीरा, पोपलिया, ग्वारफली, अंगूर को रस, एक प्रकार का पंचमेल का कूटा बनता है जो हम लोग उसकी सब्जी बना के उसको खाते हैं। हमारी भूमि के अंदर जो भी हमारे को मिला, हम लोगों ने उन्हीं सब्जियों के साथ में अपना व्यंजन बनाया और आम लोगों की तरह रॉयल लोगों ने भी वही व्यंजन खाया। खूबसूरती इस बात में है कि गर्म हवा और जलती हुई पीली रेत के बीच भी इस राज परिवार ने खोज ली 5 हरी सब्जियां और बना ली पंचमेल की सब्जी, जो सबूत है प्रकृति के साथ ढल जाने की उनकी खासियत का। रेगिस्तान में वनस्पतियां बहुत कम उगती हैं। जो एक हरियाली देखने को मिलती है वो नागफनी होती है, और नागफनी की एक प्रजाति है जिसे हम एलोवेरा कहते हैं, हिंदी में घृतकुमारी कहते हैं, बीकानेर के इलाके में इसे ग्वार फाटा कहते हैं। रेगिस्तान में उगने वाले हर पादप की तरह ये भी पानी का संग्रह अपने भीतर रखती है। आप इसके बाहरी सख्त परत को छीलें तो भीतर जो सफ़ेद गूदा मिलता है वो पानी का संग्रह होता है, पानी का भंडार होता है, तर करता है और लोगों को रिहाइड्रेट करता है। इनोवेशन की प्रतिभा से धनी यहाँ के लोगों ने ना सिर्फ एलोवेरा जैसे नागफनी के पौधे की सब्जी बना ली, बल्कि उसे ऐसा रूप दे दिया कि वो आराम से शाही रसोई का भी हिस्सा बन गई। जहां एक तरफ है सदाबहार ग्वार पाठा, तो वैसे ही एक दूसरी अनोखी चीज है बीकानेर की अपनी अनोखी मशरूम खुम्बी, जो पहली बारिश के बाद ही पनपती है और फिर बड़ी तेजी से गायब भी हो जाती है, ठीक यहाँ की बारिश की तरह। जैसे हर सीजन में मशरूम मिलते हैं सब जगह, यहाँ पे आपको मशरूम नहीं मिलेंगे। यहाँ पे डेजर्ट में सिर्फ आपको खुम्बी मिलेगी, वो भी चौबासे के दिन, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं हमारे राजसी खाने के अंदर, जो मीट के जैसे उसका स्वाद होता है। खुम्बी की कहानी इस बात की गवाह है कि कैसे बीकानेर के शाही परिवार ने जो भी मिला उसके हिसाब से खुद को ढाल लिया। पर ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से उनके खानों का स्वाद कभी कम हो गया हो या फिर उनका रौब। बारिश की सूरत कभी कभार देखने वाले बीकानेर के दरवाजे पर अकाल हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन उसी तरह तैयार रहते हैं यहाँ के लोग कठिनाइयों को गले लगाने और कुछ नायाब ढूंढ निकालने के लिए, जैसे गुंडे के जंगली फल की सब्जी। ऐसी ही अनोखी चीजों में से एक है कुमट, जिसकी परख बुरे दौर में बीकानेर के लोगों ने की और उसे सुखाकर बाजरे के साथ पीसकर आटे की कमी को पूरा किया। जहां एक तरफ बाजरे की रोटी में कुमट से स्वाद आता है, तो उसी सूखी कुमट के बीजों को उबालकर उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। कुमट के यही बीज बीकानेर के लोगों की जिंदगी के एक और पहलू की तरफ इशारा करते हैं, खाने की चीजों को संजो के संभाल के रखना। कुमट की तरह ही टिंडे को भी खाने के लिए अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। टिंडों के मौसम में जो टिंडे बच जाते हैं
उन्हें काट कर धागों में पिरोकर घर की दीवारों पर सूखने के लिए टांग दिया जाता है। सूख जाने के बाद जब ये टिंडे फोफड़ियों में बदल जाते हैं तो जरूरत के समय इन्हीं से बना ली जाती है सब्जी। गुंडा, फोफड़िया और कुमट की इन सब्जियों का इस्तेमाल अकाल के दौर में शुरू हुआ। और ऐसे ही एक भीषण अकाल के दौरान महाराजा गंगा सिंह ने अपना कर्तव्य निभाते हुए अनाजों से भरी रेलगाड़ियां बीकानेर के लोगों के लिए मंगवाईं। और उसी दौर में लोगों को रोजगार देने के लिए महाराजा गंगा सिंह जी ने गंग कनाल का भी निर्माण शुरू करवाया, जिसका मकसद लोगों को काम देना तो था ही, बीकानेर को खेती के लिए तैयार करना भी था। और उसी नहर ने बीकानेर की पीली जमीन को धीरे धीरे हरा कर दिया। खाने की तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी बीकानेर के भोजन से जुड़ी हुई हैं कुछ बड़ी अतरंग सी कहानियां। उन्हीं में से एक कहानी है मतीरे की। मतीरा हमारा हरे रंग का होता है, जिसमें हरे रंग की एक धारी होती है जो पालर पानी से बनता है। उसके ऊपर एक बहुत पुरानी कहानी भी मुझे याद आ रही है अभी, जिसको अपन कहते हैं मतीरे की राड़ हुई थी यहाँ पे बीकानेर के अंदर। मतीरे के बीज हम लोगों ने हमारी धरती पे डाले और एक बहुत ही सुंदर एक मतीरे की बेल उगाई। अब जो उसका जो फ्रूट था, जो मतीरा था, वो हुआ नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो फिर नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बीकानेर के अंदर लड़ाई हो गई हमारे पूर्वजों के साथ में, और फतेह हुई हमारी। और उसके साथ एक धर्म कानून की बात भी इसमें सामने आई कि जो बीज बोता है अधिकार बेल पर उसी का होता है। बीकानेर के लोगों में, राजवंश में ये बड़ी बात थी कि भले उन दावा उनका स्वीकार हो गया कि बेल का बीज उन्होंने बोया था तो बेल उनकी है, मगर उन्हें इससे आपत्ति नहीं थी कि बेल जहां पहुंची है वहां लोग उसका फल खाएं। अगर बीकानेर की बात की जाए और बीकानेरी भुजिया की बात ना हो तो बीकानेर की बात पूरी हो ही नहीं सकती। शुरू में बीकानेर में भुजिया नहीं बनती थी। यहाँ के महाराज डूंगर सिंह एक बार जब यात्रा पर निकले और आगरा गए और उन्होंने वहाँ की दालमोट चखी तो उन्हें वहाँ की दालमोट इतनी भाई कि लौटने के साथ उन्होंने बीकानेर में इस तरह की नमकीन बनाने का इंतजाम किया। और उस तामझाम के अनेक अंग थे। वो एक प्रयोग किया गया कि मोट के साथ साथ बेसन भी उसमें मिलाया गया। और लोगों के कई तरह के दावे हैं कि यहाँ की रेगिस्तान की तपती धरती की गर्मी है, यहाँ दुर्लभ पानी है, यहाँ की आबो हवा है, जिसकी वजह से खास जायका मिलता है बीकानेरी भुजिया को। मगर मुझे लगता है कि जो महाराज डूंगर सिंह ने करवाया था वो एक स्वाभिमान को दस्तक देना था कि क्या यहाँ के हलवाई कारीगरों में ये हुनर है कि वो आगरे की दालमोट से आगे निकल सकते हैं। तो मोट की दाल, जो एक प्रकार की मसूर की दाल की प्रजाति है, उसके साथ उन्होंने बेसन को मिलाया, यहाँ के स्थानीय मिर्च मसाले मिले और फिर जन्म हुआ बीकानेरी भुजिया का। कारण चाहे जो भी हो, पर सही मायनों में बीकानेर का राजा बीकानेरी भुजिया ही है। मेरे बचपन की कहानी भुजिया से जो जुड़ी हुई है वो ये है कि हम तीनों बहनें नरेंद्र भवन से हम लोग जाते थे करनी भवन साइकिलों के ऊपर, और वहाँ पे हम लोग लेके जाते थे भुजिया और मोरों के लिए रोटी, और वहाँ पे कमरे में बैठ के हम लोग चाय पार्टी करते थे। और जो हमारे गेस्ट होते थे वो भी नकली, तो उन लोगों को हम लोग सब प्लेट के अंदर जाके भुजिया सर्व करते थे। बीकानेर के खाने के इर्द गिर्द बुनी एक तीसरी कहानी है यहाँ के रसगुल्लों की। ये बीकानेरी रसगुल्ले कड़ी टक्कर देते हैं कोलकाता और उड़ीसा के रसगुल्लों को। कहा तो ये भी जाता है
कि कोलकाता और उड़ीसा के रसगुल्लों के कारीगर बीकानेरी होते हैं। और बीकानेर के इस रसगुल्ले की सबसे बड़ी खासियत है इसका हल्कापन, जो इसे मिलता है बीकानेर की मशहूर राठी गाय के दूध से। वैसे तो गणगौर राजपूताना का बड़ा इम्पोर्टेंट त्योहार है, पर बीकानेर में हमेशा से अलग अंदाज से मनाया जाता रहा है। गणगौर को हम लोग पार्वती का स्वरूप मानते हैं, ईश्वर जी को हम लोग शिव जी का अवतार मानते हैं। और कहा जाता है कि अगर कुंवारी कन्याएं अगर गौर माता की पूजा करती हैं तो उनको भी पति शिव जी की तरह मिलेगा। बाजरे के ढोकले बिल्कुल विशिष्ट शैली में बनाए जाते हैं। एक पात्र में पानी उबाला जाता है, उस पानी से निकलने वाली भाप के ऊपर एक स्थानीय घास है, ग्रास है, जिसको बुर कहते हैं। बुर की झाड़ियाँ रख दी जाती हैं और उन बुर की झाड़ियों पर बाजरे के ढोकले बनाकर रख दिए जाते हैं, जो स्टीम से पकते हैं। और पक जाने के बाद इनको कूटकर और गाय का शुद्ध घी मिलाकर इसका एक मिष्ठान बनाया जाता है, जो अपने आप में बहुत स्वादिष्ट है, लजीज है और यकीनन बेहतरीन है। बीकानेर के राज परिवार ने हमेशा करीब पाया है खुद को आम लोगों और उनके खाने के साथ, और हर उस चीज को अपनाया है जो उन्हें बांधे रखती है एक दूसरे से। और इसी संस्कार की झलक मिलती है महाराजा गंगा सिंह जी की एक कहानी से। बीकानेर के नरेश महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में एक कहानी प्रचलित है बीकानेर में, कि वो अक्सर दिन भर बाहर रहते थे, शिकार के दौरों में रहते थे। जब घर लौटते थे तो एक तो उनकी ज़ुबान मचलती थी घर का स्वाद कुछ खाने के लिए और तुरंत फुरत कुछ खाने के लिए। वो कहते 3-4 मिनट में जो कुछ तैयार होता है घर के मुझे खिला दो। तो उनकी जो रसोई थे वो 3 मिनट वाली चटनी बनाते थे, जिसमें कचरी होती थी, जिसमें लहसुन के कोए होते थे और जिसमें लाल मिर्च होती थी। एक तरह से ये ज़ुबान को, उनके मुँह को सनसनाती ताजगी देती थी, पैलेट क्लींजिंग होती थी, और जो थकान होती थी उसको पल भर में दूर कर देती थी। घर का जायका भी इसमें मिल जाता था और जो कुछ उनके सामने पेश किया जाता था, उनकी चाहत पूरी होने के बाद वो सब कुछ और भी स्वादिष्ट लगता था। मेरे फादर जो दरबार साहब थे नरेंद्र सिंह जी, हमको पिकनिक के लिए लेके जाते थे। अब वो जो गांव के जो लोग होते थे ना, वो भी अपने घर से जो बना होता था ना, वो भी साथ में लेके आ जाते थे। तो इट वाज लाइक अ एलैबोरेट पिकनिक। वहाँ पे जो बना के लेके आते थे, वो मतलब वेट करते थे कि हम लोग आए। मेरे को वो क्रेविंग होती है उस खाने की, और वो अभी भी जब भी मेरे पास में वक्त होता है, मैं जाके उन लोगों को मिल के आती हूँ, जस्ट टू ईट एंड टेस्ट दैट ऑथेंटिक फूड।
The legacy of the royal cuisine is connected with the local food and the common man. मैं चाहती हूँ कि यही संस्कार मैं अपनी बेटी को दूँ ताकि वो इस चीज को आगे लेके जाए। रेगिस्तान में बसे इस शहर के लोगों ने जिस तरह से यहाँ की रेत को अपने सर माथे लगाया है, उसकी दूसरी मिसाल नहीं है। What is interesting about the people of Bikaner is कि इन्होंने अपनी सारी कठिनाइयों को अपने गले लगा लिया। For us, it's just not a way of life, it's a celebration of life. इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस खूबसूरत शहर के लोग जितने जिंदादिल हैं, उतना ही जिंदादिल है यहाँ का खाना। फिर चाहे वो खाना शाही मेज पर रखा हो या कहीं दूर रेत के ऊपर किसी थाली में, क्योंकि कहानी दोनों की एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे में बुनी हुई है। और इन कहानियों का मुख्य किरदार है शहर बीकानेर।